बिजनेस फाइनेंस के मैदान में पूरी तरह से जानकारी कभी कभार नहीं हो पाती है। इस फील्ड में कैरियर बनाने के बहुत सारे इम्कानात हैं। अच्छे से कैरियर बनाया जा सकता है। कैरियर के ऑप्शंस बहुत हैं, तरक्की के ऑप्शंस बहुत हैं और फाइनेंशियल तौर पर अपने मुल्क को आगे ले जाया जा सकता है। तो क्या है ये फील्ड, किस तरह से इसमें आगे बढ़ें, क्या करें और क्या बुनियादी तालीम ज़रूरी है इस फील्ड में जाने के लिए। तो सबसे पहले अपने प्रोग्राम की आगाज़ करते हैं ये ख़ास पैकेज के साथ, जिसमें जानने की कोशिश करते हैं कि क्या फील्ड है, किस तरह से इसमें करियर बनाया जा सकता है। कारोबार और मईशत के मैदान में बिजनेस फाइनेंस एक ऐसा शोबा है जो तज्जियाती सोच, मनसूबाबंदी और हिकमत अमली का हसीन इम्तिजाज पेश करता है। जदीद इक़्तिसादी निज़ाम और डिजिटल मईशत के तनाजुर में बिजनेस फाइनेंस का दायरा कार तेज़ी से वसी हुआ है, जहां माली माहिरीन न सिर्फ बजट प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस और ख़तरात के तखमीने में किरदार अदा करते हैं, बल्कि पॉलिसी मेकिंग, तहकीक और माली तालीम के शोबों में भी अपनी महारत का लोहा मनवा रहे हैं। यह शोबा अब सिर्फ बैंकों या मालियाती इदारों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि कॉर्पोरेट सेक्टर, हुकूमती इदारे, स्टार्टअप्स, NGOs, तालीमी इदारे और बैनुल अक़वामी तंजीमें भी माली माहिरीन की खिदमत से फ़ायदा उठा रही हैं। अगर आप में मसला हल करने की अहलियत, मंतिकी सोच और माली दुनिया को बेहतर बनाने का अज़्म मौजूद है, तो बिजनेस फाइनेंस न सिर्फ आपके लिए एक रोशन, मोतबर और मुनाफा बख्श करियर बन सकता है, बल्कि आपको मुल्की व आलमी मईशत में मौसर किरदार अदा करने का मौका भी फराहम करता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस ख़ास पैकेज के ज़रिए आपने बहुत सारी जानकारी हासिल की होगी, आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, जो कि है कैरियर की बात एक्सपर्ट्स के साथ। नाजरीन, रोज़गार से कामयाबी तक प्रोग्राम में हम आपको जानकारी दे रहे हैं बिजनेस फाइनेंस को लेकर, फाइनेंस को लेकर। इसी फील्ड से ताल्लुक़ रखती हुई मज़ीद जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस के डायरेक्टर अमन अग्रवाल साहब। तो उनसे हम जानकारी हासिल करते हैं। खैर मकदम है आपका डायरेक्टर साहब हमारे प्रोग्राम रोज़गार से कामयाबी तक में। ये हमारा ख़ास प्रोग्राम है जो कैरियर ओरिएंटेड प्रोग्राम है। इसमें हम तरह तरह से लोगों से बात करते हैं और हमारे जो नौजवान हैं उनको हम जो रोज़गार के मौक़े हैं उनको उसकी नॉलेज मुहैया कराते हैं। यहाँ पर आज बात हो रही है फाइनेंस को लेकर। फाइनेंस में जो मौक़े हैं नौकरी के, उसको लेकर अगर एक आम आदमी इस फील्ड में अपने आप को स्टैंड करना चाहता है, इस पर बढ़ना चाहता है, तो उसको किस तरह से इसमें काम करना होगा? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। फाइनेंस का अब काफ़ी ज़्यादा बोलबाल है पिछले 10-15 सालों से, और आगे भी काफ़ी अच्छी देखने को आ रही है, रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं मार्केट में। भारतीय विश्व संस्थान जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस है, ये पहली इंस्टीट्यूट थी हिंदुस्तान में जिसने बिज़नेस फाइनेंस एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे स्टार्ट किया 1987 में, और तब से हम लोग काफ़ी सारे सरकारी लोगों को जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनको ट्रेन करते आए हैं। जो सेक्टर्स जो फाइनेंस से रिलेटेड हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, पेंशन हो गया, इवन जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स होते हैं उनको भी फाइनेंस की नॉलेज ज़रूरी है। बिकॉज कोई भी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वहाँ पे पैसे का लेन देन होता है, ख़रीदारी होती है, तो उनको जानकारी होना, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो डिसीजंस ले सकें और आगे जाके बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उस कंपनी को आगे बढ़ा सकें। तो सिर्फ ये सोचना कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में हो और सरकार में ना हो, दोनों तरफ इनका तवज्जो रहता है और ज़रूरत रहती है। अच्छा, हम देख रहे हैं किसी मुल्क की अगर तरक्की की बात की जाए तो उस मुल्क की जो तरक्की होती है उसके फाइनेंस पे बहुत ज़्यादा मुनहसर करती है, उस पर डिपेंड रहती है। आज हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, तो इस टेक्नोलॉजीज़ में जब बढ़ रही है तो फाइनेंस की भी बात करेंगे, फाइनेंस के जो प्रोफेशनल हैं उनकी बात करेंगे। तो जो नौजवान हैं उनके लिए इसमें कितने मौक़े हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ज़रा से इसके बारे में बताएं। बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा कहा। देखिए, आजकल AI का ज़माना आ गया है, डिजिटल इम्प्रिंट का ज़माना आ गया। अगर आप देखें, जैसे पहले ट्रेडिशनल बैंकिंग होती थी, कैश ट्रांजैक्शंस होती थी, उनको छोड़ के आजकल सब कुछ डिजिटल फ्रेमवर्क पे जा रहा है। तो इसलिए जो फाइनेंस की नॉलेज के लोगों की रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ गई है, सिर्फ टेक्नोलॉजी के नहीं, फाइनेंस की भी। बिकॉज अल्टीमेटली जो लॉस होता है किसी को या गेन होता है वो फाइनेंस के माध्यम से होता है। हम देखें कोरोना काल के बाद शेयर मार्केट में भी उछाल काफ़ी ज़्यादा आया है, लोगों का जो
चलन है शेयर मार्केट की तरफ गया है। तो बैंकिंग ले लें, शेयर मार्केट ले लें, आपका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, आईटी से रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको ले लें, उन सब के अंदर फाइनेंस की रिक्वायरमेंट्स आ रही है। जैसे मैं तो बताया, अस्पताल हैं, कंपनीज़ हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस डिविजन्स होते हैं, उनको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, पैसा लेना होता है कंपनी को काम करने के लिए, आगे व्यवसाय बढ़ाने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी लाने के लिए, सब चीज़ों के लिए। अब ये मीडिया को ही ले लें, अब मीडिया हाउसेज़ हैं, इस समय इतने बड़े बड़े मीडिया हाउसेज़ हैं, सरकार के भी हैं, प्राइवेट भी हैं, उनको भी चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है। तो वहाँ पे फाइनेंस का, सेल्स का काफ़ी ज़्यादा रहता है। फिर उसको मैनेज करना है कि कैसे पैसा आएगा, कैसे पैसा जाएगा, कितना ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। तो फाइनेंस का इसलिए जो तवज्जो है इस समय, जिसे हम कहते हैं लाइफ ब्लड एक ऑर्गेनाइजेशन का माना जाता है, जैसे शरीर में खून दौड़ता है, ऐसे ही फाइनेंस एक कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में, इवन सरकार में आप देखेंगे बजट के ऊपर जब निर्मला सीतारमन जी करती हैं, पूरे 6 महीने तक प्रक्रिया रहती है उसको बनाने के लिए। फिर उसके आगे 3 महीने तक डिस्कशन होता है किस तरीके से हिंदुस्तान की प्रगति की बात करता है वो, और कैसे आगे लेके जाता है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। किस तरह की तालीम का होना ज़रूरी है इस फील्ड में आने के लिए, नौजवानों के लिए सवाल? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए, नॉर्मली लोग ये बिलीव करते हैं कि मैथमेटिक्स का होना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है इसके लिए। मेरे विचार में काफ़ी सारे एरियाज़ हैं फाइनेंस में, मर्जर एक्विजिशंस है, आपका जो है कॉन्ग्लोमरेशंस हैं, अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग के जो एरियाज़ हैं उनमें थोड़ा मैथमेटिक्स का, बेसिक मैथमेटिक्स का आना ज़रूरी है। उसके अलावा आप किसी भी स्ट्रीम से हों, चाहे आप इंग्लिश से हों, चाहे आप सोशल साइंस से हों, चाहे आप फिज़िक्स या केमिस्ट्री साइंस वाले एरिया से हों, सब एरियाज़ के लोग इसके अंदर आगे बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं। आपका एक्यूमेन होना चाहिए कि आप जो है किस तरीके से पैसे को, जो वित्त कहते हैं, उसको हम किस तरीके से डील करना चाहते हैं और उसकी बढ़ोतरी की हम कैसे बात कर सकते हैं। एक अगर दिशा है तो आगे जो है चीज़ें भी बढ़ती हुई हमें नज़र आएंगी। पर इसके लिए ये सोचना कि सिर्फ मैथमेटिक्स हो तभी बात बनेगी, वो ज़रूरी नहीं है। काफ़ी सारी स्ट्रीम्स हैं फाइनेंस में जहाँ पे प्योर मैथमेटिक्स का या आंकड़ों का आंकलन नहीं। बहुत अच्छे से यहाँ पर बताया आपने। अब ये सवाल यहाँ पर बनता है, जो प्रोफेशनल हैं इस फील्ड में, उनके लिए किस तरह से जो ग्रोथ है वो इसमें मिलती है और क्या क्या चांसेस रहते हैं आगे बढ़ने के, और मुल्क में जो मुल्क की तरक्की है उसमें एक अहम रोल भी अदा कर सकता है वो वाला? बहुत आपने अच्छी बात करी। देखिए, अगर हम सरकार के पर्सपेक्टिव से देखें तो 2 ही मंत्रालय सबसे ज़्यादा माने जाते हैं, एक तो वित्त मंत्रालय और एक होम मिनिस्ट्री। अब थोड़ा डिफेंस भी तेज होने लगा। 3 ये सेक्टर जो हैं सबसे ज़्यादा स्ट्रांग माने जाते हैं। इसी तरीके से किसी कंपनी में, किसी इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो सरकार की हो चाहे वो प्राइवेट हो, उसके अंदर वित्त वालों का जो रोल होता है, जो फाइनेंस वालों का रोल होता है, वो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के बिल्कुल बराबर में होता है। तो जहाँ एक ये नया नौजवान बिल्कुल, हम अगर सर्कल लेके चलें, बिल्कुल पेरिफेरी से शुरू करेगा अपना काम, नया अपनी जॉब शुरू कर रहा है, वो पहले ही दिन एमडी ऑफिस के आसपास से शुरू करता है जब फाइनेंस में करता है। हाँ, बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है या इंश्योरेंस सेक्टर है जहाँ पे वो फिर भी थोड़ा पेरिफेरल में रहता है। बाकी सारे सेक्टर्स में वो बिल्कुल कोर एरिया में, जो मेन करता धरता है कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के, उनके साथ रहता है। तो उसकी जो बढ़ोतरी है बहुत तेज होती है। हमने अपने बच्चों का देखा, काफ़ी सारे बच्चे जो हैं 5, 5.5, 7 लाख रुपए से शुरू करके पहले 1 साल में ही उनकी सैलरी 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख के करीब, डबल के करीब हो जाती है। अगर हम लेके चलें 4 से 5 साल के अंदर उनकी सैलरी 4 गुना, 5 गुना हो जाती है, जहाँ पे वो हो सकता है जंप भी लें किसी और कंपनी में या वहीं पे स्थिर रहें। काफ़ी सारे हमारे बच्चों को सरकार में भी, प्राइवेट सेक्टर में काम करने के बाद सरकार में भी मौका मिला करने का। अगर आप देखेंगे इस समय सरकार ने भी काफ़ी सारी कंपनियां खोली थी स्टार्टअप वगैरह के लिए और चीज़ों के लिए। वहाँ पे भी जो लोग सीईओ बनाए हैं वो बैंकों से और जगह से आए हैं, बिकॉज वित्त का जो रोल है वो एक ग्रोथ करने के लिए बहुत ज़रूरी है और वो रोल उनको समझ आता है। यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, फाइनेंस को लेकर जो तालीम दी जा रही है, एजुकेशन दी जा रही है हमारे मुल्क में, वो कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जो आजकल सबसे ज़्यादा डिमांड में हैं? देखिए जी, हमारे यहाँ जो कोर्सेज़ होते हैं वहाँ पे बेसिक बिजनेस फाइनेंस है, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस फाइनेंस है, फिर पीएचडी लेवल पे फेलो इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्योर फाइनेंस के अंदर है। इसके अलावा जो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी ने भी, जो आईसीएआई है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनाते हैं, उन्होंने भी कुछ फाइनेंस के प्रोग्राम्स शुरू किए हैं जो ट्रेजरी मैनेजमेंट के ऊपर, डेरिवेटिव्स के ऊपर हो, स्टॉक मार्केट के ऊपर हो। इसी तरीके से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो इंस्टीट्यूट है वो भी अपने स्टॉक मार्केट के कुछ कोर्सेज रन करती है जो करते हैं। इसे एक NIBM है, उन्होंने अपने कोर्सेज शुरू किए हैं जो बैंकिंग और फाइनेंस के रिलेटेड हैं।
और एक IIFT है दिल्ली के अंदर जो फॉरेन ट्रेड के अंदर डील करती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बातें करती है। यहाँ पर आपने बहुत अच्छे से जानकारी दी, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हमें। मैं अब जानना चाहता हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस की बात करेंगे। यहाँ पर हमारा जो ये इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट में किस तरह से आप लोग बच्चों को यहाँ एजुकेशन दे रहे हैं, और ये जो डिजिटल इकोनॉमी का इस वक्त चल रहा है, इसमें आप क्या कर रहे हैं? देखिए जी, हमारे यहाँ जो एजुकेशन है वो प्रैक्टिकल नॉलेज, जैसे प्रधानमंत्री जी बार बार कहते जा रहे हैं कि ऑन जॉब ट्रेनिंग होनी चाहिए, बच्चे को प्रैक्टिकल नो होना चाहिए। सबसे बड़ा जो इस समय डायकोटमी या प्रॉब्लम आ रही है यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे सरकार की हो चाहे प्राइवेट हो, कि बच्चे को एजुकेशन तो दी, किताबी नॉलेज दे दी, प्रैक्टिकल नॉलेज उसको नहीं है। तो हम अपने कोर्सेज में ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं उनको 2 दिन या 3 दिन का मैंडेटरी रिक्वायरमेंट डालते हैं कि वो कंपनी में जाके काम करें, और हर 6 महीने में पहले एक सेक्टर में काम करें, फिर दूसरे 6 महीने में दूसरे सेक्टर में काम करें, फिर तीसरे 6 महीने के अंदर तीसरे में करें। इस तरीके से 2 साल का जो कोर्स होता है उसके अंदर 4 सेक्टर्स का उनको अनुभव मिल पाता है, पढ़ाई करते करते साथ साथ। ठीक है जी, ये नहीं कि सिर्फ लाइव एक प्रोजेक्ट किया, 2-6 महीने के एंड पे 1 महीना जाके किसी कंपनी में इंटर्नशिप कर ली या प्रैक्टिकल नॉलेज ले ली, उससे काम नहीं चलता है। जब आदमी पढ़ रहा है तो उसको फिर प्रोफेसर की गाइडेंस मिल पाती है कि जी मैं ये कंपनी में काम कर रहा हूँ, ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं कैसे करूँ इसको। तो वो एक जो लाइव गाइडेंस मिल पाती है बच्चे को, उससे जो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है मार्केट में वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। जैसे आप मास कम्युनिकेशन में लें, मास कम्युनिकेशन में लोगों को मीडिया हाउस में ज्वाइन करना होता है, काम करना होता है, तो जो नॉलेज मिलती है वो थियोरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज को कंबाइन किया जाता है। इसके अलावा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, एक्सपोजर आ रहे हैं, हमारे यहाँ ऑलमोस्ट हर महीने 1-2 प्रोफेसर ओवरसीज से आ रहे होते हैं, इंडस्ट्री से लोग आ रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ एक अभी मिस जोयल आई हुई हैं जो फॉरेन से, अभी वो डिजिटल AI और डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर एक सेमिनार देंगी। ऐसे एक डॉक्टर मीनाक्षी ऋषि हैं जो सियाटल यूनिवर्सिटी से आई हुई हैं, वो भी हमारे बच्चों को निर्धारित एजुकेशन दे रही हैं कि फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या हो रहा है अमेरिका के अंदर। तो इस टाइप की नॉलेज जो है, अलग अलग प्रांतों से जो लोग आते हैं हमारे कॉलेज के अंदर, वो नॉलेज देते हैं। वो प्रैक्टिकल नो हाउ अलग अलग देशों से मिल पाती है, जो सिर्फ हिंदुस्तान या एक पर्टिकुलर जगह के सीमित नहीं रहती है। तो ये जो ओवरऑल एजुकेशन है वो मेरे विचार में बहुत ज़रूरी है। जैसे स्वयं पोर्टल है, उसमें भी हमने अपने प्रोग्राम्स को इंटीग्रेट किया, बच्चों को कहते हैं उसको देखें, जो सरकार ने वीडियोस बनाए उसको देखें, IITs, IIMs और लोगों के जो प्रोफेसर हैं उनको सुने, तो उससे उनको जानकारी बढ़ेगी। और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइब्रेरी। एक जो लाइब्रेरी होती है, जैसे हमारे यहाँ करीबन 4 लाख के करीब किताबें और रिसर्च मटेरियल है हमारी लाइब्रेरी में, वो उनको देखना जरूरी है। आजकल बच्चे सिर्फ YouTube देखा, ऑनलाइन देखा, किताब पढ़ी, डिजिटल किताब पढ़ी, वो काम हो गया, लेक्चर सुना, सोचते हैं नहीं, खुद पढ़ना, स्वयं पढ़ना बच्चे को बहुत ज़रूरी है। तो किताबों से प्रेम करना बच्चे को उतना ही ज़रूरी है जितना इस समय डिजिटल टेक्नोलॉजी से। बहुत खूबसूरत बात यहाँ पर आपने कही है, किताबों से प्रेम करना, प्यार करना या मोहब्बत रखना किताबों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, इतना ज़्यादा सरकार इस पर फोकस कर रही है, आप लोग इसका बहुत ध्यान दे रहे हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा हमारे जो नाजरीन हैं, प्रोग्राम देखने वाले हैं, उन्हें ये बताइएगा कि जो मुल्क में अगर रोज़गार की बात की जाए तो किस तरह से नए नए मौके निकल के आ रहे हैं इसमें हमारा जो ये फाइनेंस। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए, जैसे मैंने कहा, कोई ऐसा वर्ग नहीं है किसी भी क्षेत्र में जहां फाइनेंस का इंपॉर्टेंस ना हो, चाहे वो छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो। पहले लोग समझते थे कि CA किया तो वही एक फाइनेंस है जो फाइनेंस होता है। CA एक अकाउंटिंग, सिर्फ एक छोटा सा फंक्शन है। बिजनेस को अगर ग्रो करना है तो पैसा लेके आना है, तो चाहे हम बैंकिंग लेके चलें, इंश्योरेंस लेके चलें, स्टॉक मार्केट लेके चलें, IT फर्म्स को लेके चलें, फार्मास्यूटिकल फर्म्स को लेके चलें, ठीक है जी। कहाँ से वो निवेश लाया जा सकता है, कहाँ पे निवेश किया जा सकता है, कहाँ पे निवेश का हमें रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब चीज़ें देखना आज के समय बहुत ज़रूरी है। बिकॉज डायनेमिक वर्ल्ड है इस समय, डिजिटल का वर्ल्ड है। एक माध्यम नहीं है कि सिर्फ बैंकों से हम पैसा ले सकते हैं, NBFC से पैसा ले सकते हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से पैसा ले सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू पैसा जनरेट कर सकते हैं। अब धीरू भाई अंबानी जी ने एक 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया है। एक जना जो सिर्फ पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालता था, उसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। फाइनेंस की नॉलेज होके, फाइनेंस को यूज करके खड़ा किया। अपनी नॉलेज तो थी ही डिसिप्लिन की, बट फाइनेंस की नॉलेज जब तक नहीं होगी उसमें फिर प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए कोई आप क्षेत्र ले लें, एजुकेशन ले लें, कंपनीज ले लें, सभी क्षेत्रों में, सरकार के अंदर ले लें। अब इस समय आप देखेंगे सरकार के अंदर प्रॉफिट जोन्स कि कैसे हम इसको प्रॉफिटेबल बनाएं।
दिल्ली जैसे सरकार में हो रहा है कि जी हमें बिजली विभाग को नुकसान हो रहा है, रेलवे के अंदर कुछ समय पहले था रेलवे को नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने कहा टिकट के पीछे हम छापे अपना, तो उससे हमें वित्त आएगा, हमारा पैसा आएगा, तो उससे रेवेन्यू जनरेट होगा थोड़ा ज़्यादा। तो रेवेन्यू जनरेशन हर एक क्षेत्र में, हर एक डिपार्टमेंट में रिक्वायर्ड है, और इसका नॉलेज होना, इसलिए लोग इनके भी बहुत कम है, इनके लोग होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि सरकारी यूनिवर्सिटीज़ भी जैसे आपका प्रोग्राम देखें और तवज्जो दें इस चीज़ को, और कोशिश करें कि जो युवक है उसको थोड़ी फाइनेंशियल नॉलेज, सिर्फ फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं, फाइनेंशियल नॉलेज उसको दें, ताकि जो है वो अपनी कंपनियों को जहां पे भी जाके काम करें या अपना उद्योग स्टार्ट करें, उसको प्रॉफिटेबल बना के देश को तरक्की की तरफ लेके जा सके। किसी भी फील्ड की बात करें, जब तक चैलेंजेस नहीं होते तो कुछ आगे बढ़ने में मज़ा भी नहीं आता है, और चैलेंजेस मिलते हैं तो चैलेंजेस के बाद उन्हें कबूल करने के बाद उन्हें कंप्लीट भी किया जाता है और लोग आगे भी बढ़ते हैं। तो इस फील्ड में जो नौजवान हैं हमारे, वो आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए किस किस तरह के चैलेंजेस बनते हैं या बन सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, देखिए जी, आजकल जो चैलेंजेस बच्चों के सामने बन रहे हैं, सबसे बड़ा चैलेंज तो इस समय डिजिटल इन्फ्लुएंस का है। जो आजकल ये मोबाइल का चलन आ गया है और नेट के ऊपर चीज़ें मिलने का चलन आ गया है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन्फॉर्मेशन जो आ रही है वो देखते नहीं कि वो पुख्ता है या नहीं है, और उसको ले लेते हैं। तो मेरे विचार के अंदर सबसे बड़ी जो इस समय प्रॉब्लम है कि उसको डिस्कनेक्ट करके किस तरीके से अपनी विचारधारा को लोगों से डिस्कस करके अपने गोल्स को सेट किया जाए। जब आपके गोल सेट हो जाएंगे तो आपके आगे जो डायरेक्शन है वो क्लियर होगी। हम लोगों ने कुछ प्रोफेसर्स को अपॉइंट किया हुआ है जो इंडस्ट्री में हैं, जैसे अभी आपको वार्तालाप कराएंगे, हम एक प्रोफेसर हैं जो कंपनी रन कर रहे थे, सक्सेसफुली कंपनी रन किया उन्होंने, अब वो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस है हमारे यहाँ। तो वो आके नॉलेज देते हैं बच्चों को कंपनीज के बारे में कि कैसे किया जाता है, कि ये सिर्फ नहीं है कि 4 रुपये ले लिया, 1000 रुपये ले लिया, 1 लाख रुपये ले लिया, पर वो 1 लाख रुपये वापस भी देना है और उससे पैसा भी कमाना है, और जो एम्प्लॉयज़ रखे हैं उनको तनख्वाह भी ठीक टाइम पर देनी है। तो ये सब चीज़ें देखने का नज़रिया जो है एक सक्सेसफुल जो लोग होते हैं बिजनेस के अंदर और जो सरकार में भी अच्छा काम किए, उनसे मिल पाता है। तो मेरे विचार में चैलेंज सबसे बड़ा इस समय डिजिटल का है, उससे ज़्यादा चैलेंज अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। जैसे मैंने बताया इसमें फाइनेंसिंग, जब आप और मैं पढ़ते थे, यंग थे, तो उस समय कहीं लोन लेना मुश्किल होता था, एजुकेशन के लिए लोन नहीं मिलता था, माँ बाप के पैसे पे डिपेंडेंट होना पड़ता था, स्कॉलरशिप पे डिपेंडेंट होना पड़ता था। इस समय तो बैंकों से, कंपनी से लोन आराम से मिल जाता है। अब बाहर फॉरेन में पढ़ना चाहो, इन जॉइंट प्रोग्राम करना चाहो, वो करने की इस समय समस्या इतनी नहीं है। भारत सरकार की तरफ से आपको प्रोत्साहन मिलता है कि बाहर जाके पढ़ो, हिंदुस्तान में पढ़ो, डिजिटल टेलीविजन के थ्रू भी अब नॉलेज दी जाती है सरकार के द्वारा, उसके थ्रू पढ़ो, एग्जाम दे के भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, पर एक सबसे बड़ा चैलेंज है जो डिजिटल इन्फ्लुएंस आ रहा है, जो एक मोबाइल और लैपटॉप की वजह से जो लोग सोचते हैं कि हमने टाइप किया तो हमारे हर एक चीज़ का जवाब मिल गया, हम अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करना चाहते, किताबों को नहीं पढ़ना चाहते, एक प्रोफेसर के पास जाके उससे जो है शिक्षा नहीं लेना चाहते, वो एक चीज़ लेनी बहुत ज़रूरी है मेरे विचार में। वो सबसे बड़ा चैलेंज इस समय है, और भारत सरकार को देखना चाहिए कि किस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ को इन्वॉल्व करके, यूथ को इन्वॉल्व करके इसमें बढ़ाती दी जाए, फाइनेंस के चलन में ज़्यादा दी जाए, ताकि जो है वो देश की प्रगति और अपनी प्रगति, अपनी फैमिली की प्रगति की तरफ आगे बढ़ सके। आपने बहुत अच्छी बातें बताई यहाँ पर, और मुल्क की तरक्की की बात की, और यही हम सभी की लोगों की कोशिश है कि मुल्क की तरक्की हो और इस फील्ड में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिले, उन्हें रोज़गार मिले। सर, यहाँ पर आपने सारी जानकारी दी, लास्ट में मैं आपसे एक दरख्वास्त करूँगा कि एक पैगाम दीजिएगा, किस तरह से नए लोगों को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, आप अपना पैगाम देना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मेरे विचार में जो इंसान को करना चाहिए, जो एक देश के नागरिक को करना चाहिए, कि देश का हित सबसे पहले रखना चाहिए, और उसके बाद जो है जो देश के प्रति काम करके, मेहनत करके, और अपने घर वालों को, जिस प्रांत से हैं आप, उस प्रांत का नाम कैसे रोशन कर सकते हैं, कोई गलत ना काम करके, ठीक काम करके और वृद्धि पाएँ, ताकि जो है लॉयल्टी भी आए, साथ ही साथ मेहनत भी आपका रंग लाए और आपके आगे जाके वाहवाकार हो। तो आपका बेहद शुक्रिया, आपने बहुत सारी जानकारी यहाँ पर हमारे प्रोग्राम देखने वालों को दी। तो इस फील्ड के बारे में काफ़ी जानकारी डायरेक्टर साहब ने यहाँ पर दी। अब थोड़ा सा और बात करते हैं कुछ और एक्सपर्ट से जो हमें इस फील्ड से ताल्लुक़ रखती हुई मज़ीद जानकारी देंगे। तो चलते हैं उन एक्सपर्ट्स के पास। आज मैं देख रहा हूँ कि एक समय आ चुका है जबकि किताबी नॉलेज के अलावा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज की भी बहुत आवश्यकता है। उसके अतिरिक्त फाइनेंस जो है एक बड़ा भारी रोल प्ले करता है। आपके अपने जीवन में भी फाइनेंस का रोल है,
और उस फाइनेंस का रोल आपके बिजनेस में भी है और आपका फाइनेंस का रोल कैरियर में भी है। आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, किसी भी अपॉइंटमेंट में ज्वाइन करते हैं, जब तक आपको फाइनेंस का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप उस कंपनी के साथ में पूरी तरह से अपना योगदान नहीं कर सकते। अपना योगदान करने के लिए अवश्य है कि आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से आप कंपनी को फायदा हो सकता है फाइनेंस को ठीक से मैनेज करने के बाद में। Last 26 years, I have started a company, my company, from the scratch. No, I didn't take my own money, my partner's money, and when we sold the company last year, we very successful company, made lots of money. When we started the company, people told me, and what I heard, that out of 20 companies, 20 startup companies, 19 fail. And most of them fail because they don't know how to run finance. Yeah. So I got engineering background, but I took a class on the finance. I learned how to read the balance sheet, EBITDA, gross margins, and those things. Make sure the company is profitable. So that's the finance has to be the part and parcel of anybody who start a company. He has to manage finance properly. It's a part and parcel. Whether you run a small company, big company, or a country, you have to be positive. फाइनेंस जो कि जिस प्रकार से हमारे शरीर में ब्लड है, बिल्कुल उसी तरीके से चाहे हम कहीं पर भी हों, घर में हो, बाहर हो, संस्था में हो, कहीं पर भी हो, ये फाइनेंस उसी तरीके से कार्य करता है। पैसा कमाना और उस अर्जित धन का उचित प्रकार से प्रयोग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कमा करके किस तरीके से उसको खर्च किया गया, अगर वो खर्च ऑप्टिमाइज नहीं हुआ, अगर वो खर्च प्रॉपर्ली नहीं यूज हुआ, अगर उसे कंटेंटमेंट नहीं मिली, सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, तो वो व्यर्थ चला जाएगा। यह संस्थान सिर्फ अर्जित करना ही नहीं सिखाती, बल्कि हर पैनी को, हर पैसे को, एक एक पैसे को एक व्यक्ति किस प्रकार से प्रयोग लाए कि उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हर व्यक्ति विशेष को मिले, ताकि ना केवल एक परिवार, ना केवल एक उस संस्थान, ना केवल राज्य, बल्कि देश की जो प्रगति है वो बढ़े। अगर कंज्यूमर, अगर शिक्षक, अगर बच्चा, अगर युवा सेटिस्फाइड होगा, कंटेंटेड होगा, तो जरूरी बात है जो देश है वो भी प्रगति की दौड़ पे, प्रगति की ओर जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, जिसके तहत बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसके अंदर ख़ास तौर पे मल्टी डिसिप्लिनरी चीज़ों के बारे में बात की गई है, और इस चीज़ के बारे में बात की गई है कि बहुत सारे जो नए बदलाव हैं वो शिक्षा को हिस्टोरिकली कैसे जोड़ते हैं। ख़ास तौर पे हिस्टोरिकली बड़े सारे चेंजेस आए थे और बड़े सारे डेवलपमेंट्स हुए थे, जिसके तहत जो फाइनेंस के अंदर हैं, अगर आप देखें तो 1990 में हमने क्राइसिस देखा था, 1998 में एक न्यू फॉर्म ऑफ रिफॉर्म्स आए थे। साथ ही साथ आप ये ज़रूर देखते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी किसी को भी अब पायलट बनने का राइट दे देती है। ये भी राइट दे देती है कि कहीं पे भी किसी तरीके से, चाहे आप फाइनेंस की एजुकेशन करना चाहें या साइंस की एजुकेशन करना चाहें, आप वो कॉमर्स या आर्ट्स करके कर सकते हैं। अब वक्त हो चला है हमारे बहुत ही ख़ास सेगमेंट में, जिसमें हम बात करते हैं कि आप कहां कहां नौकरी हासिल कर सकते हैं और किन किन कोर्सेज़ में एडमिशन ले सकते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं अपने इस ख़ास सेगमेंट को।
उम्मीद है हमारी ये ख़ास पेशकश आपको पसंद आई होगी। अगले हफ्ते फिर आपके सामने पेश होंगे किसी ख़ास टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।